हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। यह सबसे बड़ा दुखद तो पहले शोक संदेश बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए कि हमारे एक तरीके से कहें तो भारत रत्न, हालांकि भारत रत्न तो नहीं मिला है मगर भारत रत्न से कम भी नहीं है, हमारे रतन टाटा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर सिंपली कहें तो एक युग का अंत हो गया। ठीक है, तो ऐसे महान आदमी के लिए एक हमारी छोटी सी श्रद्धांजलि उनके लिए। ठीक है, जो क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, अपने पैसों के आगे, सभी चीज़ के आगे मोरल वैल्यू को ज़्यादा आगे रखा था। ठीक है, जो एथिक्स होते हैं उसको सबसे पहले रखा था। ठीक है, तो ऐसे इंसान की भरपाई होना तो मुश्किल है। ठीक है, तो उनके आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से दुआ करते हैं हम लोग। और इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो, CITS हो, LP हो, टेक्नीशियन हो, RRB JE हो, ठीक है, DMRC मेट्रो, LMRC मेट्रो हो, जितने भी एग्जाम हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन से लेके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सभी क्वेश्चन ये सब इम्पॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए एग्जामों में। ठीक है, तो सेशन निमी के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, यानी इनमें से ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कैसा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, और यहाँ पे क्या है, हमको आउटपुट मिल रहा है। यानी क्या मिल रहा है आउटपुट में, हमको मिल रहा है A+B मिल रहा है, और एक और आउटपुट मिलता है जो कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है जब ऐसा आउटपुट मिलता है तो हमारा किसका होता है, एक्सॉर का होता है, और ये जो मिलता है वो एक्सनॉर का होता है। ठीक है, किसका होता है, एक्सनॉर का होता है। ठीक है, किसका, एक्सनॉर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लेगा कि एक्सॉर का जो एक्चुअल बूलियन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसको ध्यान से देखना कि एक्सॉर का जो एक्चुअल बूलियन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वो होता है मेरा A बार प्लस A बार B। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इस पर न्यूमेरिकल कल हम लोग ट्रूथ टेबल देखे थे तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है हमारा किसका है, ये हमारा सिंबल सिंपली है हमारे एक्सॉर गेट का है। किसका है, एक्सॉर गेट का है, तो इसको याद रखना, ये एक्सॉर गेट का सिंबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गेट का फॉर्मूला है, सॉरी ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, अगर नीचे है यहाँ पे कुछ चीज़ें देखें, यहाँ पे तो ये किसका है, ये जो बना हुआ ये हमारा है नैंड गेट है। नैंड गेट का क्या होता है फॉर्मूला, तो नैंड गेट का होता है A×B होता है। सही है, ये सॉरी, और इस पर क्या लग जाता है, बार लग जाता है। फिर जब नीचे आएंगे तो नीचे क्या मिलता है हमको, नीचे आएंगे हमको मिलता है ये हमारा जो ये एंड गेट है, एंड गेट। एंड गेट का क्या होता है, तो सिंपली A×B हो जाता है, और नीचे एक्सनॉर है तो एक्सनॉर को तो बताएं, एक्सनॉर का AB प्लस AB दोनों का बार हो जाता है। सही है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। देख लो ध्यान से, क्या है कि जब एक पिंजरा प्रारूपी DOL को सीधे ही जब एक पिंजरी प्रेरण मोटर को सीधे DOL स्टार्ट से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा क्या होगी।
ठीक है, यानी किससे स्टार्ट करना है, ड्यूएल से स्टार्ट करना है। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किससे स्टार्ट करना है, ड्यूएल। हमको पता है कि दो तीन प्रकार की, एक तरीके से कहें तो बेसिकली तीन प्रकार की होती है हमारी स्टार्टर, किसमें, थ्री फेज में। पहला क्या होता है, ड्यूएल होता है, दूसरा स्टार डेल्टा होता है, ठीक है, और जो तीसरा होता है वो मेरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ड्यूएल की बात करें तो 5 बोलने अप टू 5 HP तक यूज होता है, ठीक है। कहाँ तक, अप टू 5 HP तक इसका यूज हम करते हैं। सही है, 5 HP तक इसका यूज होता है। इसकी बात करें तो ये 5 से 20 HP तक यूज होता है। और ये क्या होता है, 20 HP के ऊपर जो होता है इसका यूज करते हैं। 20 HP के ऊपर जब यूज करते हैं तो इसका यूज करने लगते हैं। तो हमारा जो DOL है, DOL से सीधा सवाल पूछेगा, बताओ जो DOL है उसका कितना काम होता है। तो जो DOL हमारी एक तरीके से कहें तो DOL बेसिकली हमको पता है कि DOL में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, केवल वो ऑन ऑफ करने के यूज में होता है। जब ज़्यादा वोल्टेज होगी तो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देता है या जोड़ देता है। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं जो DOL होता है कितना लेता है, 5 से 7 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा करंट लेता है, ठीक है, मोर करंट लेता है ना। तो हम ये कह देंगे कि जो DOL लगाते हैं उससे हमारी क्या होती है, 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट ली जाती है। सही है, चलो ये हो जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। क्या है, 103 क्या पूछा गया है, 10 क्वेश्चन है कि इन ए 3 फेज मोटर द फ्लक्स वेक्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल डिस्प्लेस एट द एंगल ऑफ। फिर वही कहानी कल वाली कि 3 चरण की मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर के कोण कितने पे विस्थापित की जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही कहानी पूछा गया कि कितना पे विस्थापित की जाती है, तो इसको आगे हम लोग देखते हैं कितने पे विस्थापित की जाती है। सही है, यहाँ पे कल एक चीज हम लोग देखे थे कि जैसे ये जब ये 3 में टूटता है, ये तीन में तोड़ा जाता है ना, 1 2 3। ये हमारी वाई बन रही थी, ये हमारी वाई बन रही थी, ये भी। सही है, हालांकि उल्टा बना दिया है, हमको वाई इधर बनाना चाहिए था, पर कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो हम लोग कल देखे थे कि यहाँ पे जो हमारी डायग्राम बनती है वो 3 बनती है बेसिकली। कौन कौन सी बनती है, तो हमारी बनती है यहाँ पे, एक यहाँ पे ये बन रही थी हमारी, तीन बन रही थी ना, 3 हमारी डायग्राम बन रही थी। अब इसमें मीनिंग कर रहे थे हम लोग, तो जब मीनिंग कर रहे थे तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पे इसको R मान रहे थे, इसको R, इसको Y और इसको B। और ये कितने फेज में हो रहे थे, तो हमारी जो बन रही थी हमारी 120 डिग्री बन रही थी। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो 3 फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। हमको पता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैसा है, तो सर मेरा ये सिंगल फेज मोटर है। कैसा है, सिंगल फेज मोटर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो इसकी जो दिशा परिवर्तन करना है वो कैसे हो सकती है। तो हमेशा याद रखना, दिशा परिवर्तन के लिए हमको पता है कि इसमें 2 वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होती है, 2 वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको क्या बोलते हैं, इसको
ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। और एक होती है रनिंग वाइंडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो इनमें से याद रखना, इनमें से किन्हीं दो को तुम चाहो तो चेंज करके, इनमें से किन्हीं दो में से किसी एक को चेंज करके तुम चाहो तो दिशा बदल सकते हो। या तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को बदल दो या फिर रनिंग वाइंडिंग को चेंज कर दो। इनकी कनेक्शन को उल्टा करके तुम कर सकते हो। अगर तुम दोनों चेंज करोगे तो कभी भी दिशा नहीं बदलेगी, ठीक है। इनमें से किसी एक को तुम चेंज करके चाहो तो उसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं, रनिंग या ऑक्सिलरी। इनमें से दोनों करोगे कभी नहीं होगा, इनमें से किसी एक को बदलो, या तो इसको बदलो या तो इसको बदलो। और सप्लाई बदलोगे तो इसका मतलब क्या निकलता है पता है, कि तुम दोनों को चेंज कर दो। तो सप्लाई भी कभी नहीं चेंज करते हैं हम, चेंज क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर दिया है ना, तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है कि आइदर किसी को भी तुम चेंज करके चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को भी तुम चेंज करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इनमें से किसी एक को बदल दो, 3 वाला आइदर लिखा है, आइदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आइदर किसी एक को तुम चेंज करो, रनिंग वाइंडिंग को या फिर स्टार्टर वाइंडिंग को, ठीक है। दोनों को चेंज करोगे कभी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सिंगल फेज मोटर है, ऐसा कौन सा सिंगल फेज मोटर है जो एसी डीसी दोनों पे काम करता है। तो हमको पता है कि एसी डीसी एक का नाम होता है यूनिवर्सल मोटर। क्या है, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर कौन है, तो यूनिवर्सल मोटर कोई और नहीं, हमारा डीसी सीरीज मोटर ही है। क्या है, डीसी सीरीज मोटर ही है। इसको जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसको एसी पे चला देते हैं तो इसका नाम दे देते हैं यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। और इसकी क्या खासियत होती है कि सर ये एसी डीसी दोनों पे चल सकता है। इसकी स्पीड हम 30,000 आरपीएम तक भी इसकी स्पीड बना लेते हैं, ठीक है। इतना ही तेज चलता है, आरपीएम तक बना लेते हैं। और एक खासियत और है इसकी कि ये जो होता है, ये यूनिवर्सल मोटर है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मिक्सर में करते हैं, ठीक है। मिक्सर में हो गया, तुम्हारा ग्राइंडर में हो गया, तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर में यूज़ करते हैं। इन सभी में किसका यूज़ करते हैं, हम लोग इसका यूज़ करते हैं यूनिवर्सल मोटर का, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्सल मोटर सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि स्टेपर मोटर का कार्य क्या होता है। स्टेपर मोटर, पहले तो स्टेपर मोटर का सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, तो इससे फॉर्मूला क्या पूछता है स्टेपर मोटर का, तो निकालते क्या है, स्टेप एंगल। स्टेप एंगल्स कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR, और इंटू क्या होती है 360 डिग्री हो जाती है, सही है। इसको याद रखना, ये स्टेटर टीथ है, ये रोटर टीथ है, ये है, ये स्टेप एंगल में निकलता है। ये मोटर स्टेप में चलती है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका जो बेसिकली प्रयोग होता है हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग फैक्स मशीन में करते हैं। कहाँ करते हैं, फैक्स मशीन में करते हैं। देखते हो कि जब फैक्स निकलता होगा पेज से तो बहुत क्या करता है, स्टेप में करके निकलता होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा फैक्स मशीन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब आगे पूछेगा ये लिफ्ट और हॉइस्ट में कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं, लिफ्ट और हॉइस्ट में कौन सा मोटर प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि सर लिफ्ट और हॉइस्ट में हमेशा सदैव किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, डीसी सीरीज मोटर। किसका, डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो कितनी होती है डीसी सीरीज मोटर की, तो आइए स्क्वायर होती है, बहुत ज़्यादा नहीं हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को याद रखना है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। An exciter used for field excitation of alternator, किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए किसका यूज करते हैं। हमको पता है कि अल्टरनेटर के रोटर में क्या कर देते हैं हम, डीसी सप्लाई देते हैं, जिसमें क्या लगी होती है सर, 2 स्लिप रिंग भी लगी होती है,
ठीक है, 2 स्लिप रिंग लगी होती है और इसको हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। और डीसी सप्लाई के लिए हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है। इसमें फिलहाल इसमें क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है। और हमको पता है कि कांस्टेंट वोल्टेज कौन देता है, या तो बैटरी दे दे, ठीक है, बैटरी दे दे, या फिर हम किसका यूज़ करते हैं, डीसी शंट जनरेटर। तो हम अधिकतर किसका यूज़ करते हैं, तो अधिकतर हम इसका यूज़ करते हैं डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर कहीं दिया है, तो ये सही हो जाएगा डीसी शंट जनरेटर। सही है, तो यहाँ पे मेरा सही हो जाएगा डीसी शंट जनरेटर सही हो जाएगा। सीरीज जनरेटर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सर सीरीज जनरेटर का यूज़ हम लोग किसके रूप में करते हैं, बूस्टर के रूप में, ठीक है, बूस्टर के रूप में करते हैं। सही है, सीरीज मोटर पता चलेगा लीफ फर्स्ट ट्रैक्शन ये सब में करते हैं, शंट मोटर का लेथ मशीन में करते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, सॉरी 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि कॉइल अंडर, जब कोई कुंडली चालक के चुंबकीय पुंज को लंबवत गति करते हुए काटती है तो उसका ईएमएफ क्या होता है। हमको पता है, ये फॉर्मूला पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, E बराबर BLV साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। और एक स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होती है जो रुके हुए कारण होता है, जिसको हम लोग NdΦ/dt बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ नहीं करना है, हमको कौन सा यूज़ करना है, ये BLV साइन थीटा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो BLV साइन थीटा है, इसको तुमको कैसा दिख रहा है, तुमको देखने में, तो इस तरह हमको ऐसा दिख रहा है कि हमारा क्या है, डायनेमिक है, यानी इसमें वेलोसिटी सभी कहानी का यूज़ किया गया है, ठीक है। वेलोसिटी हुआ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हुआ, ये L है लंबाई हुई, और ये साइन थीटा हुई, ठीक है। साइन थीटा का भी यूज़ किया जाता है। तो इसको देखें तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे सर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी वो अधिकतम होती है। तो जब ये साइन 90 यानी 90 ही ना, लंबवत बोला है, देखो राइट एंगल बोला है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम क्या होगी, हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी। सही है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड है, ठीक है, क्या है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड हमारा अल्टरनेटर है। इसमें कौन सी आर्मेचर रोटर का रोटेटिंग आर्मेचर है, इसमें कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। स्लिप रिंग ही पूछा है ना, यहाँ पे पूछा कितने स्लिप रिंग की, 4 स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग, 6 स्लिप रिंग या 2 स्लिप रिंग, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, तो सर इसमें हम लोग बेसिकली जो करते हैं, इसमें जब स्टार में दिया होता है तो स्टार में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सर 4 स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कितनी स्लिप रिंग का, 4 स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं। और नहीं तो फिर नॉर्मल जो होती है तो हम 2 स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं, सॉरी हाँ 2 स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं। और स्लिप रिंग बनी किसकी होती है, तो सर हमारी स्लिप रिंग जो होती है वो बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर लिखा है कि यदि किसी सिंक्रोनस मोटर फील्ड के अंडर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर क्या होगा, अंडर एक्साइटेड है। एक हम वी कर्व बनाए थे ऐसा करके, यहाँ पे हम IA लिखे थे, यहाँ पे फील्ड करंट लिखे थे, ये हम क्या बनाए थे एक तरीके से, यहाँ पे ऐसे वी कर्व बनाए थे और यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन खींचे थे, ठीक है। ये हमारी क्या थी, पावर फैक्टर यूनिटी थी। इधर एक्साइटेशन बढ़ने पे हमारी पावर फैक्टर क्या हो रही थी, लीडिंग हो रही थी, और इधर बनाने पे हमारी पावर फैक्टर क्या हो रही थी, लैगिंग हो रही थी। सही है। और ये जो था यूनिटी के केस में क्या हो रही थी, यूनिटी के केस में सबसे कम जो हो रही थी हमारी क्या हो रही थी, आर्मेचर करंट ले रही थी। यहाँ पे आर्मेचर करंट का मान कितना होता है, मिनिमम, और फिर इधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो आर्मेचर करंट का मान बढ़ने लगता है।
तो हमसे ये पूछा था कि अंडर एक्साइटेड में क्या होता है। अंडर एक्साइटेड मतलब एक्साइटेशन कम होती है। तो देखो अंडर एक्साइटेड वाला केस कौन सा है, ये वाली कहानी है, और ओवर एक्साइटेड वाली ये कहानी होती है। तो अंडर एक्साइटेड में पूछा तो हमारी पावर फैक्टर हमेशा क्या होती है, लैगिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, लैगिंग होती है। और याद रखना लैगिंग किस में, सिंक्रोनस मोटर के केस में। ठीक है, अगर ये अल्टरनेटर होता तो फिर लीडिंग हो जाता है, क्योंकि जस्ट केस उल्टा बनने लगता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या है, वेव बाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच कितना होता है। ठीक है, अच्छा वेव बाइंडिंग पूछा है। हमको पता है कि वेव बाइंडिंग में क्या होती है, समांतर पथों की संख्या 2 होती है, याद रखना ये सब चीज़ें। ठीक है, और लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी होती है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। वेव बाइंडिंग में क्या होती है, हाई वोल्टेज लो करंट होती है। और इसमें क्या होती है, आर्मेचर सॉरी लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग में तो ये हो गया। लैप बाइंडिंग में क्या होती है, हाई करंट लो वोल्टेज होती है। सही है, ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें जो पूछी जाती हैं अक्सर। अच्छा अब आगे देखें तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि वेव बाइंडिंग का रिजल्टेंट पिच क्या होता है। तो वो सदैव क्या होता है, वो सदैव दोनों का सम होता है। किसका सम होता है, दोनों का सम होता है। यानी दोनों का सम का मतलब बैक पिच जो है और फ्रंट पिच दोनों का सम होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। फ्रंट पिच पता है, फ्रंट पिच किसको बोलते हैं, जैसे हम ये बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी होती है बैक पिच और ये फ्रंट पिच होती है। सही है, तो इस तरीके से बनता है, तो इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये डायग्राम से सवाल है। ये देखो डायग्राम में याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, डायग्राम याद रखोगे तो हो जाएगा। जैसे बास्केट बाइंडिंग क्या होती है, सब कुछ चीज़ें पूछी जाती है ना, बास्केट बाइंडिंग क्या होती है, कंसेंट्रिक बाइंडिंग क्या होती है, ये वाली कहानी। ठीक है, स्किन बाइंडिंग, स्क्यू बाइंडिंग, डायमंड बाइंडिंग, ये सब पूछता है तो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन सी बाइंडिंग है, ये जो बाइंडिंग मेरी ये जो बना हुआ है ये कौन सी बाइंडिंग है। तो इसको याद रखो, ये ऐसे देखने में कौन सी बाइंडिंग होती है, कंसेंट्रिक बाइंडिंग होती है। सही है, कंसेंट्रिक बाइंडिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है। ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। और निमी का जब तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बोले, जब निमी का क्वेश्चन खोलोगे तो उस पर साफ साफ ये सब चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, कि किसका है किसका नहीं है। तो साफ साफ इस पर ये है कि शरीर कंसेंट्रिक। और भी और भी चीज़ें क्या याद करनी है, जैसे टैपिंग क्या होती है, बट टैपिंग, एरियल टैपिंग, पिगटेल टैपिंग, ठीक है, रेड टेल, ये सब सभी चीज़ें पूछी जाती है, पूछी गई हैं एग्जामों में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बाबू क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और लग रहा है कि क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए हैं। तुम देखना पूछे गए हैं एलपी उलपी में। ठीक है, तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पूछा है कि अगर नंबर पोल की संख्या 4 है और स्लॉट 24 है तो पोल पिच क्या है। सही है, तो पोल पिच का फॉर्मूला हमको पता है कि पोल पिच का फॉर्मूला होता है स्लॉट अपॉन पोल। तो स्लॉट देख सकते हो, स्लॉट की संख्या कितनी है, 24 है, पोल की संख्या 4 है, काट दो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, हमारे स्लॉट की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एसी मोटर बाइंडिंग में कॉइल समूहों की संख्या की गणना कैसे की जाती है। तो याद रखना, जो कॉइल ग्रुप की निकालने की संख्या है, नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप, कॉइल ग्रुप की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ फेज इंटू, ये फेज है ना, नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल। ठीक है,
नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल। इन दोनों को जब इंटू करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, कॉइल ग्रुप की संख्या मिल जाती है। सही है, तो यहाँ पे ये हमारी फॉर्मूला हो जाती है इसको याद रखने वाली चीज़ें। तो कहाँ दिया हुआ ये, यही ऑप्शन नंबर 3, नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल, कॉइल ग्रुप की संख्या निकलती है एसी मोटर के वाइंडिंग में। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर में सेतु दृष्टिकारी में आउटपुट पर रिपल आवृत्ति कितनी बार इनपुट की होती है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम देखोगे तो समझ में आएगा। वो डायग्राम क्या है कि जब हम लोग एसी लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे, जिसकी फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ऐसे, क्योंकि एक साइकिल में ये साइकिल कितनी कंप्लीट हो रही है एक सेकंड में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेकंड में ये एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, और वही डीसी वाला क्या होता है, उसी एक सेकंड में कितनी बार साइकिल कंप्लीट होती है, 2 बार, क्योंकि देखो फ्रिक्वेंसी साइकिल उसी को बोलते हैं, यहाँ से दोबारा उसी टाइप की क्या होती है, फिगर रिपीट होने लगती है। तो यहाँ पे साफ साफ देखोगे तुम कि वो जो फिगर है सेम टू सेम फिर रिपीट होने लगी, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे। तो ये जो मेरी है ये हमारी एक साइकिल, ये 2 साइकिल हो गई, तो एक सेकंड में कितनी बार हुई, 2 बार, तो क्या हो जाएगी मेरी 2f हो जाएगी। तो ये मेरी कौन सी है, रिपल फ्रिक्वेंसी है, ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस हिसाब से देखें तो 2 टाइम्स होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सेंटर टैप में भी यही कहानी होती है। रेक्टिफायर में क्या होती है, एफ बराबर एफ होती है, किसमें, हाफ वेव में। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट इन पोजीशन इवन आफ्टर पावर कट ऑफ। यानी पावर कट ऑफ होने के बावजूद, पावर कट ऑफ जब कट जाता है तब भी क्या होती है, ये अपने कॉन्टैक्ट को बनाए रखता है। देखो लैचिंग, यहाँ पे देखो सबसे वर्ड से तुम चाहोगे तो पकड़ लोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैचिंग। लैचिंग का मतलब समझते हो, लेट होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर तालमेल ना होना। तो लैचिंग का मतलब ही यही होता है कि तुम्हारी जो पावर है वो कट हो गई है, मगर तुम्हारा कांटेक्ट अभी भी टच में है, अभी कांटेक्ट भी अभी तुम्हारा क्या है, टच में है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो कौन सी होती है, मेरी लैचिंग करंट होती है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन वही चीज़ है कि छूट भी गया तब भी कैसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैचिंग करंट हो गया ना 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अकॉर्डिंग टू एनी कोड, कलर कोड न्यूट्रल कलर क्या होता है। कुछ चीजें देखो याद रखनी है। ये तो तुम्हारा रेड है, ये जो आर पढ़ते हैं ना, RYB, तो रेड, येलो, या फिर ये जो ब्लू है। सही है, ये सब किसके हैं, ये सब हमारे 3 फेज में जो वायर यूज होते हैं, 3 फेज या सिंगल फेज जो वायर यूज होते हैं उसके कलर होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा, एक होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किसके लिए होता है, तो ग्रीन कलर सदैव अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। और एक कलर होती है मेरी क्या, ब्लैक। ये ब्लैक देख रहे हो, ब्लैक यूज क्यों करते हैं, तो सर ये हमारी न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं। सही है, तो याद रखना है हमारी जो ब्लैक कलर है वो किसके लिए यूज होती है, तो सर ब्लैक कलर हमारे लिए यूज होती है, हमारे न्यूट्रल के लिए यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो ब्लैक है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, यानी सिंपल देखो इसमें ये पूछा कि व्हाट इज द फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है।
किसके लिए? साइज या केबल तुमको डिटरमाइन करना है कि मतलब वोल्टेज ड्रॉप के साथ साथ तुमको क्या करनी है, केबल का साइज यूज निकालना है। तो तुम कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला सिंपल होता है कि जब वोल्टेज ड्रॉप है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप किससे दिखाते हो तुम? तो केबल की बात करें, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल में तो तुम कहोगे सर जी, नॉर्मल बोल दोगे सर जी V इंटू आई आर होता है, ये क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। तो हम केबल में वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हैं, जिससे ये डिसाइड होगा कि जिससे ये डिसाइड होगा कि किस साइज का केबल लेना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल यही होता है, 2 इंटू आर इंटू एल इंटू आई। ये क्या है? रेसिस्टेंस है पर मीटर, ये इंडक्टेंस है। ठीक है, सॉरी एल तुम्हारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हम इंडक्टेंस बोल रहे हैं। ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस है, कितनी लंबी तुमको केबल चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, उसमें बहने वाली धारा है। ठीक है, ये सब चीज़ों को याद रखना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये ठीक है, ये सही हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो लास्ट क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो सेशन बाबू देखना है इसको, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रेशर प्लेट का काम क्या होता है, विद्युत स्त्री में दाब प्लेट का कार्य क्या होता है। तो याद रखना, प्रेशर प्लेट कुछ और बस कुछ ज़्यादा नहीं करता है, बस वो क्या करता है ना, जो तुम्हारे नाइक्रोम के तार लगे हुए हैं सोल प्लेट के ऊपर, माइका के ऊपर, उसको एक जगह स्थिर बनाने के रखने का काम करता है कि वो आगे इधर उधर अगर तुम आयरन करो आगे पीछे करे तो आयरन का भी टंगस्टन सॉरी आयरन का नाइक्रोम का जो तार है वो इधर उधर हिले डुले ना, इसलिए। तो देखो क्या लिखा है, तापक तंतु को तल प्लेट के साथ चिपटी हुई फिटिंग प्रदान करने के लिए कि हमेशा उससे टच में रहे, ऊपर नीचे करेगा तो हीट भी इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम होगी, तो उसके साथ हमेशा क्या रहे, टच में रहे। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सोल प्लेट का यूज़ करते हैं। किसका? सोल प्लेट का यूज़ करते हैं। सही है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 सोल प्लेट वाली कहानी वो सही हो जाएगी। ठीक है, सोल प्लेट का यूज़ करते हैं। सही है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, नाइक्रोम लगा होता है, ठीक है, माइका लगी होती है, सोल प्लेट लगे होते हैं, और एक इंसुलेटर लगा होता है हैंडल पे। ये सब सभी चीज़ें लगी होती हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही है, तो अब आई होप सेशन पसंद आया है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, जय हिंद।